नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अ, फिर चाहे वह कोई बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर कोई किसी न किसी तनाव से ग्रस्त है। स्पेशली इस कोविड दौर के चलते पिछले कुछ महीनों से हम सभी अपने घरों में बंद रहे हैं, जिसका हम सबकी मानसिक स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। पर योग एक ऐसा साधन है जिसमें हमारे सभी तनावों को, फिर चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, उन सबको दूर करने की क्षमता है। और मैं जानती हूँ ये बात आप सभी पहले से जानते हैं, पर फिर भी हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करने में कोई चूक कर जाते हैं। तो एक एक बार की बात है, एक राजा ने एक मूर्तिकार को बुलाया था मंदिर का निर्माण करने के लिए। तो मूर्तिकार जो थे वो निकल पड़े पत्थरों की तलाश में, क्योंकि उन्हें मंदिर के लिए मूर्ति बनाने जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही अच्छा सा पत्थर नजर आता है, बड़ा सा, और वो जाके उस पत्थर को तराशना शुरू कर देते हैं। पर क्या होता है, वो जो पत्थर होता है उसको मूर्तिकार का उसको तराशना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और वो मूर्तिकार से बोलता है, ये क्या कर रहे हो आप, मुझे कष्ट हो रहा है, आप मुझे जैसा है वैसा ही रहने दो। तो मूर्तिकार कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, और मूर्तिकार चल पड़ता है किसी दूसरे पत्थर की तलाश में। फिर वे और आगे जाता है और उन्हें एक और पत्थर मिलता है, और वे उस पत्थर को तराशने लगता है। वो पत्थर बहुत खुश होता है, मूर्तिकार का धन्यवाद करता है, और फाइनली उस पत्थर में से बहुत ही सुंदर मूर्ति निकल के आती है। मंदिर में मूर्ति को वो ऊंचाई पर रख देता है, और ताकि भक्तजन आके उस मूर्ति पर फूल चढ़ा सके, उसके लिए नीचे जो पहले वाला पत्थर था उसको लगा देता है। अब जो पहले वाला पत्थर है वो मूर्ति वाले पत्थर को देखकर रोने लगता है और शिकायत करता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, लोग तुम्हें तो आके फूल चढ़ा रहे हैं और मुझ पर तो पैर रख के चढ़ रहे हैं। तो जो मूर्ति वाला पत्थर होता है वो पहले पत्थर से कहता है, तुम्हें याद है, मूर्तिकार सबसे पहले तुम्हें तराशने आया था, पर तुमने तो तराशने से मना मना कर दिया था उसको। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, पर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके खुद में वो चीजें लाना चाहते हैं कि नहीं, खुद को तराशना चाहते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं योग की। तो जहां हम हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है, वहां से हमारी ग्रोथ शुरू होती है। अगर हम बात करें योग की, तो ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जो ऋषि पतंजलि द्वारा 2200 वर्ष पूर्व योग सूत्र नामक ग्रंथ में समझाया गया था। पर समय के साथ इसका अर्थ जो था वो धूमिल पड़ गया, और बीइंग अ ह्यूमन, हमारा आज के टाइम पे जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा लिमिटेड हो गया है। हम अपने शरीर के बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में हमारे लिए योगा का मतलब केवल आसन रह गया है, कि आसन होते हैं, फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, इट इज फॉर आवर फिजिकल बेनिफिट, विच इज डेफिनेटली सो। बट योगा इज नॉट ओनली अबाउट आसनास, इट हैज लॉट मोर इनटू इट। और वही लॉट मोर हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, योगा के 8 लिम्स होते हैं, 8 लिम्स, अष्टांग योग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, आसन सिर्फ उन 8 लिम्स का एक हिस्सा है। स्टार्टिंग होती है यम से। यम मतलब जहां पे हम अपने मॉरल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि सच बोलना, चोरी ना करना। नियम, नियम होता है जहां पे हम अपने फिजिकल और मेंटल प्योरिटी पे काम करते हैं। फिर आसन है, जहां पे आप बात करते हैं आपके फिजिकल पोस्चर्स की, ऑफ कोर्स। देन यू हैव प्राणायाम है, जहां पे आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखते हैं, ब्रेथ पे काम करते हैं। प्रत्याहार में आप अपने सेंसेस को, जो कि बाहर आउटवर्ड रहते हैं, उनको हम खुद पर लगाते हैं, इनवर्ड लेके जाते हैं। फिर धारण आता है, धारण में हम फोकस और अटेंशन करना सीखते हैं। ध्यान, ध्यान आप सभी जानते हैं, हम मेडिटेशन को बोलते हैं। और समाधि, जब हम
जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसके साथ मिल जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो लेवल ऑफ मेंटल स्टेट है, जो स्ट्रेस है, वो किस तरह से बदलता चला जाता है। तो योग ये पूरा एक आप कह सकते हैं इन सबको पूरा करके बनता है ना। ये योग शब्द आया कहाँ से है? योगा शब्द का अर्थ हमारे संस्कृत शब्द युज से लिया गया है। युज का अर्थ माने टू यूनाइट, एक करना, जोड़ना। पर किसको एक करने की बात की गई है यहाँ पे? यहाँ पे बात की गई है हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक करने की। तो योगा में हमारा मन, शरीर और आत्मा सबका एकीकरण होता है। हमारा माइंड और बॉडी, मन और शरीर आप देख सकते हैं, ये दोनों मिलके हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं बनाते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारा जो इमोशनल लेवल होता है, इमोशनल फ्रंट होता है, एक्चुअली वही है जो अल्टीमेटली स्ट्रेस जनरेट करता है। आपका आत्मा और शरीर मिलके आपकी एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ फोर्स है। और हमारा अगर मन और आत्मा, अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों मिलके हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी जनरेट होती है, वो रहता है। तो अगर हम सिर्फ अपने शरीर पे ध्यान दें तो मानसिक स्तर छूट सकता है। और अगर वो छूट जाएगा तो ऑब्वियसली हम लाइफ में जो भी मेंटल चैलेंजेस फेस करते हैं उससे हम डील नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमें इन सब पे एक साथ काम करने की जरूरत है। और योग एक ऐसा साधन है अगेन जो हमें इन सब पे एक साथ काम करने में मदद। योग सूत्र में बताया गया है योगाश चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग इज स्टिलिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। यानी कि योग एक ऐसा साधन है जो आपके चित्त यानी कि आपके मन से सारी वृत्तियों को, यानी कि जो भी कंटेंट आप उसमें रखते हैं, सारे थॉट प्रोसेस को आपको उन वृत्तियों से मुक्त कर देता है, निरोध कर देता है, वहां पर आपके फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड को स्टॉप कर देता है। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे योग हमारे स्ट्रेस को दूर करने में हमारी मदद। ब्रीदिंग टेक्निक योग का एक इनसेपरेबल पार्ट है। ब्रीदिंग टेक्निक्स हमें प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है, यानी कि जब भी हम अपनी श्वासों पर फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जब भी हम अपने श्वासों पे ध्यान लगाते हैं उस समय हमारा जो माइंड है वो सारे थॉट से क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस वक्त हमारी श्वासों पे होता है। ना ही हम अपने पास्ट के बारे में सोच पाते हैं और ना ही फ्यूचर प्लानिंग कर पाते हैं। इसको समझने के लिए प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए। इस महत्व को समझने के लिए हम एक कहानी सुन सकते हैं। तो एक समय की बात है, एक साधु महाराज हुआ करते थे और वो हिमालय की तरफ एक आश्रम में रहा करते थे। वहां पर उस समय उनको जो उनके रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, उसके लिए ठंडा पानी मिला करता था। साथ में बर्तन धोने के लिए उनको राख और भूसा मिला करता था। तो उस वक्त वो उससे बर्तन धोया करते थे, पर थोड़ा परेशान भी होते थे, इतनी ठंड में ठंडा पानी, राख, भूसा और बर्तन। पर समय के साथ, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, जो नए साधुगण आए उन लोगों को गर्म पानी मिलने लगा और बर्तन धोने के लिए साबुन मिलने लगा। तो उन्होंने इतने वर्षों बाद फिर रियलाइज किया कि ये जो दूसरे साधुगण हैं जिन्हें ये शायद उतना बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने समय पहले जब वो ठंडा पानी इस्तेमाल किया करते थे उस वक्त उनका सारा ध्यान उनके काम पे केंद्रित होता था। दे वर कंप्लीटली फोकस्ड इन देयर वर्क। तो उन्हें लगता था वो समय ज्यादा अच्छा था।
क्योंकि आज के टाइम में हम इतना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हमारा ध्यान हमारे प्रेजेंट पे, हमारे काम पे रहता ही नहीं है। हम या तो फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं या पास्ट में उलझे रखते हैं। तो सिमिलरली ब्रीथिंग टेक्निक हमें क्या करती है, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने पे मदद करती है। इट क्लियर्स आवर माइंड, हमारे मन में, माइंड में जितने भी एक्स्ट्रा थॉट्स होते हैं उससे हमें शांत करती है उन थॉट्स को। प्लस अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इट इज प्रूवन बाय रिसर्चेस कि हमारी श्वास अगर हम उसको नियंत्रित करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को, आपके न्यूरॉन्स को, ठीक है, जो हमारी नसें होती हैं उनको सूद करती है, उनको शांत करती है। और बेसिकली जो स्ट्रेस होता है वो रिलैक्सेशन के बिल्कुल रिवर्स होता है। तो योग जो है वो हमें रिलैक्सेशन इंड्यूस करने में मदद करता है। और ऑब्वियसली जब रिलैक्सेशन इंड्यूस हो रहा होता है हमारी बॉडी में तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है। इस बात को समझने के लिए, आपके बायोलॉजिकल लेवल पे, शरीर के स्तर पे समझने के लिए हम स्ट्रेस की साइकिल समझ सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा घटित होता है, जैसे कि सपोज आपको किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया हो, ठीक है, तो उस समय हम एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। अब वो स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर में जाके फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को ऑन कर देता है। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स माने या तो आप उस सिचुएशन से भागोगे या उससे लड़ोगे। पर दोनों ही सिचुएशन में आपके शरीर पे क्या असर पड़ता है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम बंद पड़ जाएगा। उस वक्त आपको ना भूख लगेगी ना कुछ और हो पाएगा। तो बेसिकली देखा जाए उस वक्त आपको बहुत ही फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो हम मोड ऑफ इनएक्शन में चले जाते हैं, हम कोई और काम ही नहीं कर पाते हैं और हमारा जो मन होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इधर उधर भटकने लगते हैं। तो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, दोनों ही सिचुएशन में हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। और अल्टीमेटली जब हम मोड ऑफ इनएक्शन में होंगे तो डेफिनेटली फिर से कुछ ऐसा इवेंट होगा, हम फिर से स्ट्रेस में जाएंगे और ये पूरा साइकिल रिपीट होता रहेगा। और ये बहुत ही आम है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है या तो आपके हेडेक शुरू हो जाएगा या फिर आप बीमार पड़ जाओगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अक्सर। पर इसको हम रोक कैसे सकते हैं? अगेन, क्योंकि बात हम आज योग की कर रहे हैं, तो योग जैसे कि अभी हमने बात करी, आपके नर्वस सिस्टम को ही शांत कर देता है, सीधा आपकी बॉडी पे काम करता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन की हम बात कर रहे थे वो इसका प्रोडक्शन रोक देगा और ऑब्वियसली ये जो पूरा स्ट्रेस साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। एक और अहम बात यहाँ पर ये है, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये दो शब्द हम लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर इन दोनों में अंतर होता है। स्ट्रेस एक टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि जब भी कुछ घटित हुआ तो हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन जब हमारा स्ट्रेस लॉन्ग लास्टिंग होने लगता है, कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, हम किसी बात को लेके लंबे समय तक परेशान रहते हैं, तब हम एंजाइटी में चले जाते हैं। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जब हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस बात को लेके परेशान हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस हमारे बिहेवियर में आने लगता है। तो अगेन, योग के द्वारा आप जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, आप अपने स्ट्रेस को यहीं पे ब्लॉक कर सकते हैं और उसको एंजाइटी में कन्वर्ट होने से रोक सकते। तो ये सिचुएशन है कि कैसे आप योग के द्वारा अपने स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं। अब क्योंकि आप योग के महत्व को समझ चुके हैं, तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे आज की योगा एक्सपर्ट कौशल्या बदोनी जी का, जो कि आपको योग के बारे में कुछ और बातें बताएंगी। वेलकम कौशल्या बदोनी जी। Thank you so much, Shana, for a beautiful introduction. I welcome you all over here. So,
आज जैसे कि रैना ने बताया कि योगा एक आसन जो है एक पार्ट है योगा का। आजकल बेसिकली लोग जिम के ऊपर फोकस करते हैं जो कि सिर्फ एक आउटर सेल पे काम करता है, जबकि योगा आपकी माइंड बॉडी एंड सोल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ आसन अपने अनुभव से बताऊंगी जो कि मैंने कंपाइल करे हुए हैं, वो आप इजीली कहीं पर भी कर सकते हैं और ये आपको आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेंगे। तो सबसे पहला आसन जो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, तो जो सबसे पहला आसन है वो वज्रासन है, उसको डायमंड पोज भी बोलते हैं। ये इकलौता एक आसन है जो आप खाने के बाद ही कर सकते हैं, खाने के बाद ही कर सकते हैं। तो इसको करने की सबसे पहले तरीका यह है कि आप अपने घुटनों के बल एक मैट के ऊपर, योगा मैट के ऊपर बैठ जाइए। मेक श्योर कि आपका हेड एंड जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। आप अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पे रख सकते हैं जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, एंड आपके दोनों घुटने मिले हुए होना चाहिए। इस आसन में आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और इसको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टार्ट करके 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं कि अगर आपकी कोई इंजरी हुई है, कुछ रिकवरी हुई है रिसेंटली, तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनसे परमिशन लेने के बाद ही इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने के काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ये हमारे बैक पेन और चेस्ट के डिजीज को क्योर करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे थाइस एंड घुटनों को काफी स्ट्रॉन्ग। तो ये वज्रासन है जिसे खाने करने के बाद काफी लाभ होते हैं। दूसरा आसन जो हमारा है जिसका आप इजीली कर सकते हैं वो है बालासन। इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो इसको करने का तरीका है कि आप एक योगा मैट लीजिए और उस पर बैठिए, वज्रासन में जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए। आप जब सांस अंदर लेते हैं तो दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर से उठा लें, इस इमेज में जैसे दिखाया गया है। अब जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपको आगे की तरफ झुकना है और अपने सिर को जमीन से टिकाना है। उसके बाद ये मेक श्योर हो कि आपके हिप्स और आपके जो पैर है वो ज्वाइंट होने चाहिए, यहाँ पे टच करने चाहिए। जब आप इस पोस्चर में आते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, लाइक आप इस पोस्चर में 2 से 3 मिनट तक रह सकते हैं। 30 सेकेंड से स्टार्ट करना और इसमें रह सकते हैं। इस आसन के काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके मसल्स, जो हिप्स की मसल्स होती हैं, एंकल्स की मसल्स होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपका स्ट्रेस रिलीज करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है और आपको क्योर करता है आपको बैक पेन। बट अगेन इसका प्रिकॉशन यही है कि अगर आपकी कोई इंजरी या कुछ भी हुआ है बॉडी में तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा आसन जो है हमारा वो है अधोमुख स्वनासन। इसको डाउन फेसिंग डॉग पोज भी कहते हैं। ये एक आसन है जिसमें आपको अपने जैसे हाथों और पैरों के बल खड़े रहना है, जैसे इसमें दिखाया गया कि आपको एक वी पोज बनाना है। बट मेक श्योर कि आपका इसमें जो बैलेंस होना चाहिए वो डिवाइडेड होना चाहिए इक्वली, और आपकी हथेलियां और फिंगर्स जो है प्रॉपरली यहाँ पे ओपन रहनी चाहिए, ये एकदम फर्म होनी चाहिए जो योगा मैट के ऊपर, और पैरों का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ पुश पड़ेगा इससे। ये आसन आप कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रह सकते हैं एंड देन धीरे धीरे आपको बैंड करना है नीज को एंड वापस टेबल पोजीशन में आना है एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है इसमें भी। जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको लिफ्ट करना है अपने हिप्स को। ये आसन के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके कोर को टोन करता है, आपके बैक लेग पे काम करता है, आपके ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करता है ब्रेन की। इसके अलावा ये बॉडी पोस्चर को एक अच्छा लुक देता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन माउंटेन पोज भी बोलते हैं इसको, और ये बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इसमें सबसे पहले वही आपको मैट के ऊपर खड़े होना है और स्ट्रेच करना है अपने हाथों को और शोल्डर को। मेक श्योर कि नेवल से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको स्ट्रेच ऊपर की तरफ, एंड जो नेवल से नीचे का होता है उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए।
प्रेशर थोड़ा सा पड़ना चाहिए। एंड जब आप स्ट्रेच करते हैं, जब आप ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, लंग्स में जब हवा भरते हैं, तो आपके हाथ ऊपर जाने चाहिए एंड कानों से सटे हुए होने चाहिए। आपको ऐसे आगे इंटरलॉक करना है अपने हाथों को। इस पोजीशन में रहने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको ब्रीदिंग एक्सहेल करनी है। एंड मेक श्योर कि आपके हाथ कान ये कानों से सटे होने चाहिए और स्ट्रेच करना चाहिए पूरा अच्छे से। इस आसन में आपके जो पूरा भार है वो आपके एड़ियों पे, पंजों पे जाता है। पंजों के आगे पूरा भार उस पे जाता है। इस आसन के बेनिफिट्स हैं कि ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, आपके स्पाइन को उसके स्पाइन को अच्छा बनाता है, एनहांस करता है आपकी अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन को, आपका रिड्यूस करता है फ्लैट फीट, रिलीव करता है साइटिका। साइटिका एक काइंड ऑफ साइटिक नर्व से जुड़ा हुआ है जो आपके एंकल थाइस से पूरा कनेक्ट करता है, तो उसमें काफी हेल्प करता है ये। एंड रिलीज करता है आपके टेंशन जो आपके फेस पे रहती है, उसको रिलीज करने में काफी हेल्प करता है। बट अगेन अगर आप कोई भी आसन करते हैं तो आपको एक बारी अगर कुछ भी कंसर्न है तो अपने कंफर्ट के हिसाब से ही करना है। इसके अलावा अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वृक्षासन पोज। और वृक्षासन पोज जिसे ट्री पोज भी बोलते हैं। इस आसन में आपको एक नॉर्मल जैसे आप ताड़ासन में खड़े होते हैं वैसे ही खड़ा होना है और आपको नमस्ते पोजीशन जो करनी है आपके सर के ऊपर ऐसे करके आप बना सकते हैं अच्छे से। मेक श्योर कि आपके कानों से हाथ सटे हुए होना चाहिए और आपका जो दायां पैर है वो बायां पैर के ऊपर इस इमेज के हिसाब से ऐसे सेट होना चाहिए। जब हम इस आसन को करते हैं तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इसमें ब्रीदिंग का है कि जब आप हाथ ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो आपको सांस लेनी है, नाक से सांस लेनी है, आपके लंग्स में हवा भरनी है एंड जब आप वापस नॉर्मल आते हैं तो आपको सांस छोड़नी है, मुंह से सांस छोड़नी है। इसको आप 3 से 5 बार इस राउंड को कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स इस टाइप से हैं, आपके स्ट्रेच करता है लेग्स को, बैक को, आर्म को, काफी एनर्जाइज करता है। इसके अलावा हेल्प करता है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छा आसन इसको बताया जाता है। ये अगेन रिलीव करता है जो साइटिका के केस में आपके पेन को रिलीव करता है एंड आपके लेग्स को और आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है। तो ये थे हमारे 5 आसन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है इन आसन को करना कैसे है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे कल करेंगे। तो एक राइटर है बहुत फेमस है जेम्स कैलर, उन्होंने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में लिखा हुआ है कि कैसे हम बहुत सिंपल इजी तरीकों से, क्योंकि 4 स्टेप्स हैं जो हम हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला आता है एक क्यों। क्यों आता है मेक इट ऑब्वियस, लाइक कि ये क्यों आपका रिलेट होता है टाइम और लोकेशन से। जैसे सुबह में मॉर्निंग में हमें चाय पीनी होती है तो एक माइंड में क्लिक करता है कि कब हमें चाय पीनी है। तो उस टाइम के लिए जब हम योगा को एक हैबिट में डालना चाहते हैं तो आपको एक क्यों, एक ट्रिगर के तौर पे माइंड में रखना चाहिए कि मुझे अपना ये करने के बाद मैं योगा करने वाला हूँ। दूसरी चीज आती है क्रेविंग, कि मेक इट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि ये करना ही करना है, बिकॉज योगा के काफी बेनिफिट्स हैं, सबको पता है, बट स्टिल ओनली 5% लोग ही योगा करते हैं। तीसरी चीज आती है रिस्पॉन्सिव, मेक इट इजी, यानी कि अगर आपको योगा को एज अ हॉबी बनानी है, हैबिट में लेके आना है, तो आपको आपकी योगा मैट, आपका योगा कॉस्ट्यूम या योगा से रिलेटेड कोई भी चीज आपके सामने होनी चाहिए जहाँ पे आप उसे देख सकें, विजिबल रहे, ताकि आप उसको बार बार माइंड में चीज आए कि इसको करना ही करना है। चौथी चीज जो आती है वो आती है रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। तो हमारी कोई भी हैबिट होती है जिसमें हमें प्लेजर मिलता है, हम उसको करते ही करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसको करने के बाद कुछ प्रॉब्लम होने वाली, हेल्थ इश्यू होने वाला है, जैसे कि हमारा होता है कि स्मोकिंग करने से
बहुत लोगों को प्लेजर मिलता है, लेकिन इमीडिएट प्लेजर होता है, इसलिए लोग उसे करते ही करते हैं। सिमिलरली अगर आपकी ये तीनों चीजें, क्यों, क्रेविंग और रिस्पॉन्स, ये मीट हो जाते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप योगा करते हैं, तब आपको खुद को भी एक इमीडिएट रिवॉर्ड देना ही है, ताकि आप इसे रिपीट कर सके। आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, बट एक रेपिटेशन की तरफ जाना है। तो हम अपनी नेक्स्ट लाइफ पे जो आते हैं कि कैसे हम बहुत छोटी छोटी स्टेप्स से, कैसे हम बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद एक कंपाउंड इंटरेस्ट अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स एक अच्छी हॉबी से रिलेटेड। तो जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म से कोई हॉबी अपना रहे हैं, लेकिन वो हॉबी आपको बेनिफिट नहीं कर रही है, लाइक 1% वर्क कर रही है, तो अगर हम उसे 365 डेज तक करते हैं तो एंड ऑफ द ईयर आपको कितना रिटर्न करती है? 0.03% एंड ऑफ द ईयर। बट इसके ऑपोजिट, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत छोटा चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो वही एक छोटा छोटा चेंज एंड ऑफ द ईयर यानी कि 365 डेज में आपको लगभग 38% का बेनिफिट देता है। और ये एक मैथमेटिकली प्रूवन है। हमें ये छोटी चीजें पता नहीं लगती है, लेकिन कैसे हम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट डेली करने से कितना बेटर हो रहा है थ्रू आउट द ईयर। हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेस होते हुए भी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। तो इससे कैसे हम एक लाइफ में ला सकते हैं, हम कितने ग्रेटिट्यूड है, ब्लेसफुल है, इसे जानने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक स्वामी जी हुआ करते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए होते हैं। तो वो देखते हैं कि सुबह सुबह, ये इंडिया की बात है, उड़ीसा की बात है, सुबह सुबह एक आदमी जंप कर रहा होता है ब्रिज के ऊपर से। तो स्वामी जी उससे पूछते हैं, भाई इतनी सुबह सुबह, जबकि इतनी सुंदर मॉर्निंग है, भाई सुबह सुबह तुम कहाँ इतने गलत कदम उठाने जा रहे हो? तो वो आदमी डिस्गाइज करते एवरीथिंग कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे रीजंस देता है कि मेरे पास नहीं है। तो स्वामी जी उससे बोलते हैं, अच्छी बात है, मरना है तो मरो, लेकिन मेरी दो बातें सुन के मरो। तो स्वामी जी उससे बोलते हैं, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है? तो तुम उसे लेके खुशी खुशी अपने घर चले जाना। तो आदमी सोचता है 20 लाख है तो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन मैं अपनी दोनों आंखें नहीं दे सकता, मना कर देता है बिल्कुल। ये बात स्वामी जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, दोनों आंखें नहीं लेनी, दोनों हाथ दे दो। बोलता अगर मैं हाथ दे दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं भाई, हाथ तो मैं दे ही नहीं सकता। उसके बाद स्वामी जी बोलते हैं, चलो कोई नहीं, तुम मुझे दोनों पैर दे दो। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी मेरे काम की चीज है। फिर उसके बाद स्वामी जी बोलते हैं, चलो हाथ नहीं देने, पैर नहीं देने, आंख नहीं देने, मुझे तुम अपने एक हाथ की उंगली दे दो। तो बोलता नहीं नहीं, उंगली भी नहीं दे सकता। जबकि स्वामी जी से बोलते हैं कि आप मेरे को 50,000 में एक उंगली दे दो। ऐसे करते करते उससे स्वामी जी उसके सारे शरीर के अंगों के लिए कुछ प्राइस उसको ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देता कि नहीं भाई, मैं दे ही नहीं सकता। तो स्वामी जी उसको एक्सप्लेन करते हैं, अरे मूर्ख, अगर तेरी बॉडी इतनी कीमती है तो क्यों मरने जा रहा है? जब तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तो जंप कर रहा है। क्योंकि कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें हैं, हम ब्लेस्ड हैं, और हमें थैंकफुल रहना चाहिए भगवान का कि आज के टाइम पे भी हमारे पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, बट आप योगा करते रहिए एंड ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आगे मैं रहना आपको बताएंगी। थैंक यू सो मच कौशल्या दी। कौशल्या दी ने बहुत ही प्यारी बात हमें बताई दैट वी ऑल आर ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर एन एक्टिविटी फॉर अस। और मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी एंड यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आईज एंड काउंट योर ब्रेथ। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है 30 सेकेंड्स के अंदर आपने कितनी श्वासें ली हैं, ठीक है? सो शुरू करते हैं। क्लोज योर आईज एवरीवन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, यू कैन ओपन योर आईज नाउ। नाउ आप सबका जो भी काउंट, ब्रेथ काउंट आया होगा, यू कैन सेंड इट देयर इन द चैट।
अब हमने आज क्या किया, काउंट योर ब्रेथ टेस्ट, हमने ब्रेथ टेस्ट किया। सो बेसिकली अभी जो टेस्ट हम लोगों ने किया, इट वाज अ काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट फॉर योर स्ट्रेस लेवल। नॉर्मली हम लोगों का जो ब्रीदिंग रेट होना चाहिए, ठीक है, तो इट शुड बी 8 to 12 काउंट पर मिनट, और अभी हमने टेस्ट कितने सेकंड्स का किया, फॉर 30 सेकंड्स, यानी कि 30 सेकंड्स में हमारा ब्रीदिंग रेट शुड बी 4 to 8 मैक्सिमम, ठीक है। तो 4 to 6 की रेंज में होगा तो इट विल बी बेटर। सो अगर हमारा काउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स मेंटली फिजिकली कहीं ना कहीं उतना ही तनाव हमारे अंदर इस वक्त है। दैट इज द लिटमस टेस्ट फॉर आवर स्ट्रेस लेवल। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अगेन वापस से हमारे ब्रीदिंग सिस्टम की, ठीक है, हमारे ब्रेथ्स की। तो जो योग को मानने वाले लोग हैं, अक्सर वो लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आवर लाइफ इज नॉट अबाउट द ईयर्स वी लिव, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स वी टेक। तो हमारा जीवन इस बारे में है कि कितनी श्वासें हम लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कहा जाता है कि हम सब अपनी एक गिनी हुई सांसें लिखवा कर आए हैं, तो इट्स लाइक दैट। अब श्वासों के महत्व को समझने के लिए आई हैव अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू हेयर ऑल्सो। तो एक समय एक राजा हुआ करते थे और उनके एक मंत्री थे। तो उनके मंत्री को राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। तो राजा अपने मंत्री को सजा सुनाते हैं और सजा में वो उसको कहते हैं कि इसे ले जाकर राज्य से दूर एक ऊंची सी इमारत में बंद कर दो। तो वहां पर मंत्री को बंद कर दिया जाता है। पर मंत्री की एक पत्नी होती है जो कि बहुत ही पतिव्रता होती है। वो अपने पति के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद करूं बाहर निकलने में। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं, एक काम करो, एक रेशम का धागा लेके आओ मेरे लिए, और साथ में एक ऊन का धागा लाना और एक मोटी रस्सी लाना, शहद लाना, और झिंगुर, झिंगुर एक इंसेक्ट होता है जिसको हम बीटल बोलते हैं इंग्लिश में, वो लेकर आना। तो उनकी पत्नी जाती है और जो जो उनसे कहा गया था वो सब सामान लेकर आती है। तो अब जो मंत्री थे वो फिर से अपनी पत्नी को गाइड करते हैं कि एक काम करो, ये जो रेशम का धागा है, ये झिंगुर के सींगों पर, उसके जो सर के सींग होते हैं उस पे बांध दो, और जो शहद आप लाए हो, शहद को भी झिंगुर के सींगों पर लगा दो। अब जो झिंगुर होता है वो शहद की खुशबू के सहारे ऊपर की ओर उड़ने लगता है, उसको लगता है शहद की खुशबू ऊपर से आ रही है, तो वो ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। और जब वो उस इमारत के पास पहुंच जाता है जहां पर वो मंत्री बंद था, तो मंत्री उसको वहां से पकड़ लेता है और मंत्री के हाथ में वो रेशम की डोरी आ जाती है। फिर वो अपनी पत्नी को बताता है कि एक काम करो, वो जो ऊन वाली डोरी थी अब उसको रेशम वाली डोरी से जोड़ दो। तो वो रेशम की डोरी के सहारे अपने हाथ में ऊन की डोरी ले लेता है। फिर वो कहता है, वो जो मोटी रस्सी आप लाए हो उसको भी वहां पर बांध दो। तो अब वो ऊन की रस्सी के सहारे धीरे धीरे करके मोटी वाली रस्सी अपने हाथ में लेता है और उसके सहारे से उस इमारत से बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार वो वहां से आजाद हो जाता है। अब समझने की बात यहाँ पर यह है, जिस प्रकार वो रेशम की डोरी के सहारे मुक्त हो गया, उसी प्रकार हमारी जो श्वासें हैं वो उस रेशम की डोरी की तरह है, जिसके सहारे हम अपना पूरा मन साध सकते हैं। मन यानी कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हम उनको साध सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। और एक बार हमने अपना मन साध लिया तो मन के सहारे हम अपना पूरा शरीर साध सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ। नाउ क्योंकि हम हमारे श्वासों की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, तो लेट्स डू अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ये टेक्निक हम समझ लेते हैं। इस टेक्निक में हम लोग ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं विद अ काउंट ऑफ 4 सेकेंड्स, लाइक 1 2 3 4,
and then we need to hold it for 4 seconds, then we will breathe out in 4 seconds and again hold it for 4 seconds. ठीक है? So let's start. Breathe in, hold your breath for 4 seconds, breathe out on a count of 4, then again hold for 4 seconds. Let's do it once again. Breathe in, hold for 4 seconds, breathe out, again hold for. You must be feeling bit relaxed. तो ये था बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, और इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई टाइम नहीं है ना, तो ये आपका ज्यादा समय लेता है, पर यस, ये आपका, जैसे कि आप समझ चुके हैं हमारी श्वासें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कैसे रेगुलेट करें, तो इट कैन एक्चुअली हेल्प अस अ लॉट. तो इस टेक्निक के द्वारा आप हमेशा अपने स्टेट ऑफ माइंड में वापस लौट सकते हैं. नाउ, जैसे कि कौशल्या जी ने आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई थी और उसमें बहुत ही अच्छी बात निकल के आई थी, वो ये कि सब कुछ हमारे अंदर ही निहित है, परंतु कमी सिर्फ एक रह जाती है, वो है स्वाध्याय की, यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के अंदर झांकना. और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द्वारा ही जब हम खुद में झांकने की कोशिश करते हैं, जब हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं, खुद में देखते हैं, विचार करते हैं, तभी हम अपनी जो इम्पोर्टेंस है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन सबको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन चीजों पे काम कर सकते हैं. और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो ये कि हम कोई भी काम करें, कोई भी कर्म करें, हमें हमेशा उसके पीछे, अपने कर्म के पीछे जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखना चाहिए. और उसको ध्यान में हम कैसे रख सकते हैं? केवल स्वाध्याय द्वारा. जब तक हम विचार नहीं करेंगे कि हम कोई कर्म क्यों कर रहे हैं, तब तक हमें उसका पीछे का मोटिव ध्यान नहीं रहेगा. और जब तक हमें अपने मोटिव नहीं पता हो किसी काम का, हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं. जैसे कि हमें कहा गया था, भाई प्रोक्रेस्टिनेशन तो हम करें ना, तो व्हाट्स न्यू इन यू, हम में क्या नया है. तो रोज रात को सोने से पहले अगर हम खुद से ये सवाल करें कि आज हमने क्या नया सीखा है, तो इट कैन help us in a very long run. This is a very small initiative from स्वस्ति. स्वस्ति का मतलब होता है सबका कल्याण हो, यानी कि वेलबींग ऑफ ऑल.